हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स की क्लास में हम लोग बजट डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके की पॉइंट्स को देखेंगे। किस मंत्रालय के द्वारा लाया जाता है, कौन इसको लेकर आता है, इसका थीम क्या है, जीडीपी कितनी है, रिकवरी में कौन सा प्रोसेस या मेथड यूज़ किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को हम लोग आज अपने आर्थिक सर्वेक्षण में देखेंगे। इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आप सबको पता है कि इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके बजट, इकोनॉमिक सर्वे या गवर्नमेंट्स की जो इकोनॉमिक्स बेस्ड पॉलिसीज़ होती हैं उन्हीं से आते हैं। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री कृषि योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, आयुष्मान भारत। इसी तरह से जो सोशल वाली आपकी एक्टिविटीज़ है ना, क्वेश्चंस आपके वहीं से इकोनॉमिक्स में निकलते हैं। अब हम लोग अगर बात करें आर्थिक सर्वेक्षण की, तो 29 जनवरी 2021 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 पेश किया। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा ये पेश किया जाता है। करंट में जो भी वित्त मंत्री होंगे वो इसको लेकर आएंगी। तो हमारे वहाँ इस बार जो करंट में वित्त मंत्री हैं वो श्रीमती निर्मला सीतारमण है। तो उन्होंने इसको प्रस्तुत किया। बजट भी यही प्रस्तुत करती है। अगर इसके थीम की बात करें तो सेविंग लाइव्स एंड लाइवहुड्स मिशन। ठीक, तो हम पहले लाइफ को बचाएंगे और फिर लाइवहुड्स को बचाएंगे, यानी जीवन और आजीविका दोनों को सेव करना है। इसमें इसकी मदद कौन करता है आर्थिक सर्वेक्षण को बनाने में? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार, और मुख्य आर्थिक सलाहकार इस समय कौन है? वो है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन। ठीक, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा यह हर साल जारी किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में ही तैयार किया जाता है। अगर इसके थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर दें आपसे, तो 1950 से 1951 में पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। आप लोग जानते हैं कि उस समय देश आज़ाद हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, और उसी समय से हमारे वहाँ सरकारों ने काम करना स्टार्ट कर दिया था कि हम पिछले में क्या क्या किए हैं उसको भी एनालिसिस करेंगे और बजट बनाएंगे जिससे हम आगे क्या क्या कर सकें। ये डिफरेंस होता है गाइस आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में। आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा पीछे साल का होता है और बजट हमेशा आने वाले साल का होता है। 1964 में क्या किया गया कि केंद्रीय बजट को आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया और 1964 से अभी तक ये ऐसे ही प्रस्तुत किया जा रहा है। और 1964 में जब बजट को अलग किया गया था तो ये हमेशा बजट से एक दिन पहले ही पेश किया जाता है। अगर आज बजट आना है तो कल ये आ चुका होगा आर्थिक सर्वेक्षण। लेकिन 2021 में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 दिन पहले ये पेश किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, हाईलाइट कर लेना आप लोग कि 3 दिन पहले पेश किया गया था, क्योंकि थोड़ा सा ये हिस्ट्रिकल चेंज है। अभी तक एक दिन पहले किया जाता था और अब 3 दिन पहले किया गया। अब जुलाई 2020 में भारत की जो रिकवरी जुलाई से जो गिरी है और जो उठी है उसको किस शेप में देखा जा रहा है, क्योंकि हमारे वहाँ डब्ल्यू शेप रिकवरी होती है, एक्स। ठीक है, तो उसमें क्या है, वी शेप रिकवरी। हम लोगों ने क्या किया, तेज़ी से गिरावट तो देखी थी, ये तेज़ी से पुनः बहाली भी की है। अगर भारत का चालू खाता की बात करें, चालू खाता की बात करें, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो 10 सालों में एवरेज कितना रहा है? 10 सालों में एवरेज रहा है 2.2% जीडीपी का। इतना अनुमान है कि कितना रहेगा, 2.2%। वहीं पे 17 वर्षों की अवधि के बाद अगर बात करें चालू खाता अधिशेष की, मतलब करंट अकाउंट सरप्लस की अगर बात करें, डेफिसिट की बात ना कर अगर अधिशेष की बात करें तो वो कितना रहेगा जीडीपी का? 2% लेने का लक्ष्य रखा गया है। कितना रखा गया है? 2% जीडीपी का। ठीक, कितना रखा गया है? 2% रखा गया है। और चालू खाता कितना है? करंट अकाउंट डेफिसिट 2.2 जीडीपी का। और 17 वर्षों की अवधि के बाद करंट अकाउंट अधिशेष, मतलब करंट अकाउंट सरप्लस कितना है जीडीपी का? 2% का लक्ष्य रखा गया है। अगर वैश्विक इंडेक्स
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर बात करें तो ये 2007 से लाया जा रहा है और ऐसा पहली बार हुआ है 2020 में कि भारत 50 टॉप इनोवेशन कंट्रीज़ में शामिल हुआ है 2020 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन डेफिनेटली निकलेगा कि भारत कब शामिल हुआ है। 2020 में पहली बार भारत 50 शीर्ष इनोवेशन कंट्रीज़ के क्लब में प्रवेश किया है। ठीक, इसमें अगर हम मध्य और साउथ एशिया की बात करें तो भारत फर्स्ट नंबर पर है। वहीं अगर लो मिडिल इनकम क्लास की बात करें तो भारत जो है तीसरे नंबर पर है। ठीक है, ध्यान देने वाली बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। ये मध्य है, यहाँ मधु लिख गया है, ये मध्य है। ठीक, वहीं पे अगर हम डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो भारत सरकार का टारगेट कितना था? 2.1। कितना टारगेट था? 2.1 लाख करोड़। क्या था टारगेट? था किसका था? भारत सरकार का था कि भारत सरकार हासिल करेगी किसमें? 2020-21 में। लेकिन उसको हासिल कितना हुआ है? सिर्फ 15,220 करोड़ हासिल करना था। 2.1 लाख करोड़। किया कितना है? अब ये तो नहीं पूछेंगे कितना किया है, लेकिन ये पूछेंगे कि कितना उससे ज़्यादा किया है या उससे कम किया है। इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे कि भारत सरकार का लक्ष्य था 2.1 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट करके 2020-21 में इतना हासिल करना। भारत सरकार ने इससे ज़्यादा किया है, भारत सरकार ने उससे कम किया है, या किसी और भी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन यहीं से अपने आप ही निकल जाएगा और इम्पॉर्टेंट भी है। अब अगर हम लोग बात करें कि लॉकडाउन जब भारत में लगा तो देश की स्थिति क्या थी, तो उस समय भारत में सिर्फ 100 कन्फर्म कोविड-19 केस थे जिस समय भारत में लॉकडाउन लगा। ठीक, अगर भारत की जीडीपी की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर में जो जीडीपी घटने का अनुमान लगाया गया है, फाइनेंशियल ईयर में जो जीडीपी घटने का अनुमान लगाया गया है वो कितना है? 20-21 में जीडीपी घटने का अनुमान है 7.7%। वहीं पर अगर भारत की वास्तविक जीडीपी की बात करें तो वो 11% है और अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो वो 15.4% है। कितनी है? 15.4%। ये वाला पॉइंट है इसका। अगर भारत के ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात करें तो ये कितना रहा है? -7.2%। कितना रहा है? सकल मूल वर्धन -7.2%। जीडीपी के अनुमान में विदेशी कर्ज मार्च 2020 के 20.6% से बढ़कर सितंबर 2020 में कितना हो गया है? 21.8%। विदेशी कर्ज बढ़ना स्वाभाविक था क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस समय फॉरेन कंट्रीज से भारत में, या फॉरेन जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहाँ से, जैसे एशिया डेवलपमेंट बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, यहाँ सबसे भारत सरकार ने पैसा उठाया है। मार्च तक कितना था? 20.6%। और जो अब हो गया है कितना है? 21.8%। ऐसा माना जा रहा है कि 2020 दिसंबर में विदेशी मुद्रा भंडार जो था वो अगले 18 महीने के लिए हम अगर कुछ भी मंगाते हैं तो उसके लिए पर्याप्त है। मतलब भारत सरकार ये बताना चाहती है कि भारत सरकार के पास अभी FDI इतना है कि 18 महीने तक वो कुछ भी आयात कर सकती है। मतलब उसके पास FDI स्टोरेज अच्छा है। अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन कहाँ देखा गया है, या सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन का कारण क्या बना है? क्या फूड आइटम जो हैं वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन का कारण बने हैं 2020 और 21 में? वो भी आप लोगों को पता है कि क्यों? रोजगार था नहीं, लोगों के आगे खाने की समस्या निरंतर बढ़ती गई। 15 दिन का लॉकडाउन, फिर 15 दिन का लॉकडाउन, फिर 15 दिन का लॉकडाउन।
अर्थव्यवस्था के साथ साथ लोगों का जितना भी लाइवलीहुड था, जितनी भी आजीविका थी, सब डिस्ट्रॉय होती चली गई। सब माइग्रेशन करने लगे, गाँवों की तरफ वापस आने लगे। तो खाद्य सामग्री के दाम में जो बढ़त हुई है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो तभी आएगा जब किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाएगी। शॉर्टेज होना मतलब इन्फ्लेशन का आना। 11 मार्च 2020 को 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को एक महामारी घोषित किया था। कोविड-19 से निपटने के लिए 3 टी। कोविड-19 से निपटने के लिए 3 टी, ये है पॉइंट। क्या क्या है? टेस्टिंग करना है, ट्रेस्ट करना है और ट्रीट करना है, मतलब परीक्षण करना, निगरानी करना और उपचार करना। अब 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन था? अगर बात करेंगे तो वो चीन था। कितने बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है? 77.7। कितना हुआ है? 77.7, जिसमें से आयात कितना किया है हमने? 58.7 और निर्यात किया है 19। अगर 3 भागीदार देशों की बात करेंगे कि भारत के व्यापारिक मतलब ट्रेड कंट्री कौन कौन से हैं? 3 हैं, जिसमें हमारा आएगा चीन, यूएस और यूएई। कितना है? चीन, यूएस और यूएई। वहीं अगर बात करें कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं, मतलब कहाँ से रहते हैं, तो भारत के हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रवासी कहाँ के हैं, माइग्रेंट कहाँ के हैं? भारत के हैं। अगर विश्व की बात करें कि सबसे ज़्यादा किस देश के लोग प्रवास करते हैं, तो भारत के करते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवास। फिर मैक्सिको के करते हैं, रूस के करते हैं, चीन के करते हैं और सीरिया के करते हैं। कौन कौन से करते हैं? माइग्रेंट सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ करते हैं? इंडिया हो जाएगा, इंडिया के बाद मैक्सिको, मैक्सिको के बाद रूस, रूस के बाद चाइना और फिर सीरिया। ठीक है, भारत, मैक्सिको, रूस, चीन और सीरिया। प्रवासियों की कुल जनसंख्या अगर देखें पूरे विश्व में कितनी है, और इस बार तो माइग्रेशन पे क्वेश्चन बनता भी है, क्योंकि माइग्रेंट जो है इस बार बहुत ज़्यादा हुए। माइग्रेंट एक अलग समस्या थी, जहाँ पे लोग थे, जिस देश के थे वहाँ पे लोगों को ज़्यादा अच्छा ट्रीट किया गया है, और जो प्रवासी थे वहाँ पे उनको वहाँ से हटाने की बात की गई है। वहाँ पे उनके जॉब लॉस हुए हैं, उनको वहाँ से भेजा जा रहा था। तो ये पूरे दुनिया में समस्या बनी हुई थी, इसलिए इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। एग्ज़ाम में हो सकता है कोई क्वेश्चन माइग्रेंट से निकाल दे आपके लिए। तो अगर प्रवासियों की कुल जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का देखा जाए तो 3.6% है। भारत से सबसे ज़्यादा लोग किस देश में जाते हैं? अगर इसकी बात करें कि भारत से सबसे ज़्यादा लोग किस देश में जाते हैं, तो वो जाते हैं यूएई में, फिर यूएसए में और उसके बाद सऊदी में। और अगर विश्व के स्तर पर बात करेंगे किस देश में लोग जाते हैं, अगर विश्व स्तर में बात करेंगे तो यूएसए हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, सऊदी हो जाएगा और रूस हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। सर्वाधिक प्रवासियों का जन्म स्थल कौन सा है? कहाँ से लोग सबसे ज़्यादा माइग्रेंट करते हैं? तो मध्य एशिया और दक्षिण एशिया से। कहाँ पे सबसे ज़्यादा रहते हैं? यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। और सितंबर 2020 में भारत सरकार द्वारा ये डाटा प्रस्तुत किया गया है कि कोविड-19 के सबसे ज़्यादा मामले सितंबर में ही आए हैं। ठीक है गाइस, अगर हम बात करें कि सर्वाधिक गरीब दर पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा किस राज्य की है भारत में, तो वो गोवा है, और सबसे कम किसकी है? वो छत्तीसगढ़ की है। सर्वाधिक गरीब दर वाले अगर राज्य देखे जाएंगे तो वो कौन से? छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली और झारखंड हो जाएंगे। वहीं अगर हम अप्रैल से नवंबर का डाटा देखें, सबसे ज़्यादा हमने क्या एक्सपोर्ट किया है, इंपोर्ट किया है तो वो कच्चा पेट्रोलियम उत्पादन, स्वर्ण और दूरसंचार। वहीं सबसे ज़्यादा निर्यात क्या किया है? पेट्रोलियम उत्पाद, औषधि,
मोती लोहा इस्पात। कहाँ से किया है अगर स्रोत की बात करें तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और हांगकांग। वहीं अगर निर्यात का गंतव्य देखेंगे तो क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात और हांगकांग। ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। अब अगर बात करें एफडीआई इक्विटी इनफ्लो सबसे ज़्यादा किन राज्यों ने आकर्षित की है भारत में 2020-21 में? अप्रैल से सितंबर के बीच में तो गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं। ठीक है गाइस। अब अगर हम लोग भारत की बात करें अगर भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नज़र डालें तो अगर जीडीपी वृद्धि दर देखेंगे तो देखिए -7.7 2020 से 21 दिखाया है। विदेशी मुद्रा भंडार जो है अब तक का ज़्यादा रहा है, कितना था ये 19-20 में था 475.6। वही विदेशी मुद्रा भंडार यहाँ पे कितना है 2021-22 में जो बढ़ गया है। विदेशी मुद्रा भंडार क्या हुआ है, बढ़ गया है। ये देखिए डाटा 586.1 हो गया है जो कि लास्ट ईयर से ज़्यादा है। और अगर एफडीआई ज़्यादा होता है तो ये हमारे लिए अच्छा माना जाएगा। कृषि और संबद्ध क्षेत्र मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि प्रतिशत कितना है 3.4 20 में। वहीं अगर औद्योगिक वृद्धि देखी जाए कितनी है, औद्योगिक वृद्धि कितनी है 20-21 में -9.6, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये होना ही था क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो नहीं रही थी। इकोनॉमिक्स जिस तरह से ठप हुई है, पूरी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, कोई भी एक्टिविटी थी नहीं, तो 19-20 में 0.9 तक रही और उसके बाद कहाँ चली गई 20-21 में -9.6 पे। वहीं पे अगर हम चालू खाता शेष देखें मतलब करंट अकाउंट सरप्लस देखें तो ये जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा 3.1। कितना रहा 3.1 रहा, जो कि 18-19 में कितना था -2.1, 19-20 में हुआ -0.9 और 20-21 में हो गया 3.1। सरप्लस इसलिए हो गया क्योंकि हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया नहीं, क्योंकि आपको पता है ट्रांसपोर्ट भी सारे बंद थे। मुद्रास्फीति की अगर बात करते हैं तो मुद्रास्फीति देखिए कि औसत प्रतिशत में उपभोक्ता मूल्य कितना है और डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों कितना है। थोक मूल्य सूचकांक -0.1 पे था और उपभोक्ता कितना था 6.6 पे। वहीं अगर सेवा क्षेत्र की बात करें तो 21 में सेवा क्षेत्र भी पूरा ठप हो गया क्योंकि कुछ चल नहीं रहा था और जितनी भी सर्विसेज थी सब स्टॉप हो चुकी थी। तो 20-21 में कितना हो गया -8.8, जो 19-20 में कितना था 5.5। राजकोषीय घाटे की अगर हम बात करें तो 19-20 में कितना था 4.6 और वहीं पे 20-21 में कितना हो गया 3.5। ये सब डाटा है, ये देखिए रियल जीडीपी कितना दिखा रहा है -7.7। वहीं पे 21 में 11। अभी उन्होंने पीछे इस चीज़ को डिस्कस किया था। मुद्रास्फीति हम लोगों ने डिस्कस किया है, अभी औद्योगिक वृद्धि है, ये साथ साथ सब देख लीजिए। सेवा क्षेत्र वृद्धि कितनी गिर गई है। कृषि और संबंधित क्षेत्र 3.4। अब अगर हम एफडीआई में बात करें तो अगर अमेरिका की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है 23.9% के साथ अमेरिका दुनिया का सबसे ऋणग्रस्त देश है। वहीं जून 2020 के अंत तक अभी हम लोगों ने देखा था 5.545 बिलियन क्या है बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित स्टॉक के साथ भारत को वैश्विक रूप से 23वें स्थान पर रखा गया है। अब भारत अच्छी स्थिति में है और भारत का स्थान क्या है 23वां है। क्या स्थान है 23वां है। 554.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का स्टॉक भारत में है और विश्व में ये किस स्थान पर है 23वें स्थान पर है।
और अमेरिका दुनिया का सबसे ऋणग्रस्त देश है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा अमेरिका ने उधार ले रखा है। अब अगर विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा अंश देखें, क्या है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, फिर स्वर्ण, फिर आईएमएफ से रिजर्व स्थान, और फिर स्पेशल ड्राइंग राइट्स। विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा अंश क्या होता है? या तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हो, स्वर्ण हो, आईएमएफ में रिजर्व स्थान हो, और या स्पेशल ड्राइविंग राइट्स हो। ठीक। दुनिया में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार किसके किसके पास हैं? तो पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पर है जापान, फिर है आपका स्विट्जरलैंड, फिर रूस, और उसके बाद भारत है 5वें स्थान पर। भारत किस पर है? 5वें स्थान पर, ये याद रखिएगा। और इसके पहले के 4 देश कौन कौन से हैं? चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस। चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस। ठीक है। भारत के सेवा निर्यात में सर्वाधिक अंश किसका है? अगर भारत के सेवा निर्यात में अधिकांश अंश देखा जाए किसका है, तो वो सॉफ्टवेयर सेवाओं का है। 49%। कितना है? 49%। कितना है? सॉफ्टवेयर सर्विसेज का। एक पॉइंट और मेंशन किया गया है कि अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं, की जो परिसंपत्तियां डूब गई हैं मार्च 2020 तक। एक पहले भी ये बैंक घाटे में थे, कोविड-19 के बाद और ज़्यादा घाटे में आ गए हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो घाटे में आ गए हैं, तो मार्च 2020 के अंत तक 8.21% से सितंबर 2020 के अंत में 7.49% तक की गिरावट दर्ज की गई है। ठीक, कितनी गिरावट दर्ज की गई है? 7.49% की। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड 2016 के लाए जाने के बाद से वाणिज्यिक बैंकों से अब तक की सर्वाधिक वसूली की गई है, जो है 45%। और आपको पता है इस समय सरकारों के पास पैसा है नहीं, तो वो कहीं से भी अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रही हैं, और इसलिए हर किसी को टारगेट किया जा रहा है। जो अभी तक फ्री काम कर रहे थे, उन पर भी इनका मॉनिटरिंग स्टार्ट हो गई है गवर्नमेंट की। तो अगर हम शेड्यूल कमर्शियल बैंकों की बात करें, तो अब तक की सबसे ज़्यादा वसूली की गई है, वो कितनी है? 45%। ठीक। भारतीय दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड 2016 है, और इसके बाद से अब तक, मतलब 16, 17, 18, 19 और 20, 5 साल में अब सबसे ज़्यादा रिकवरी हुई है 45% की। और सबसे ज़्यादा निर्यात अंश में किसका है? निर्यात सबसे ज़्यादा किसका होता है हमारे वहाँ से? सेवा क्षेत्र का। हम लोग सर्विस सेक्टर में ज़्यादा क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। वैश्विक आर्थिक उत्पाद, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोडक्ट 2020 में 3.5% की कमी दर्ज की गई है। आईएमएफ के अनुसार, आईएमएफ जनवरी 2021 के अनुसार ये कमी दर्ज की गई है। अगर कोविड-19 को देखा जाए, तो ये एक महामारी है जो वैश्विक वित्तीय संकट से भी अधिक गंभीर है। ये सभी जानते हैं। वैश्विक वित्तीय संकट 1929 से 1939 तक हुई थी। अगर हम फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें, तो फाइनेंशियल क्राइसिस कब हुई थी? ये डेट तो सबको पता होगी, कहीं ना कहीं सबने पढ़ ही रखा होगा कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस का टाइम पीरियड था। भारत ने 4 आयामों वाली रणनीति को अपनाया है, जिसमें क्या है? एपिडेमिक कंट्रोल है, हमें क्या करना है कि महामारी पर नियंत्रण। वित्त नीति, हमारी जो है फाइनेंस पॉलिसी कैसी होगी? वो लंबी अवधि के संरचनात्मक सुधार, मतलब लॉन्ग टर्म हम लोग क्या करेंगे? संरचनात्मक सुधार करेंगे। ठीक है। अब कुछ पॉलिसीज़ हैं, जैसे जल जीवन मिशन हो गया, ये सब हम लोगों ने उसमें देखा था। राष्ट्रीय स्तरीय निर्धारित योगदान
कोविड-19 से निपटने के मामले, अच्छा कोविड-19 से निपटने के मामले में देख लो कि महाराष्ट्र का सबसे खराब प्रदर्शन माना जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि मामलों की संख्या के साथ-साथ मौतों की संख्या में कमी करने के मामले में उन्होंने कोई कमी नहीं कर पाया है, मामले बहुत ज़्यादा हुए हैं। और वहाँ का जो स्लम एरिया है, वहाँ पर किस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई थी, सबने देखा होगा, बिल्कुल लाइव हुआ था ये सब कुछ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। किसी की भी गलती होती है, जनता इकट्ठा हो जाती है, कोई डिस्टेंस नहीं फॉलो किया जा रहा था, तो महाराष्ट्र का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। मामलों की संख्या सीमित करने और इस दिशा में अच्छा काम करने में हमारा यूपी, गुजरात और बिहार है। ऐसा माना जा रहा है कि यूपी, गुजरात, बिहार का जो मॉडल था, वो मामलों को सीमित करने की दिशा में एक अच्छा प्रयास था। वहीं पे मामलों मौतों की संख्या को सीमित करने के साथ-साथ अच्छा प्रदर्शन करने वाले जो राज्य हैं, वो केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हैं। और भारत 19 की जो वैक्सीन है, वैक्सीन के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। जो स्वदेशी हैं, कोविशील्ड, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ठीक है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हम लोग एग्रीकल्चर की बात करें, तो एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टिमुलस पैकेज के रूप में दिया गया था, वो था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और आत्मनिर्भर भारत पैकेज, ठीक है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और आत्मनिर्भर भारत पैकेज, इनको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं तो करंट अपडेट में हम लोग इनको करेंगे, ठीक है गाइस। अभी हम लोग इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा इसको जल्दी लेके चलते हैं, और जो जो टॉपिक हमारे आते जाएंगे करंट में, वो हम डिस्कस करते जाएंगे। अगर उद्योग और बुनियादी ढांचे की बात करें, तो इसमें जो सेवा क्षेत्र है हमारा, उसमें हमने अभी पीछे सेवा क्षेत्र को पूरा डिस्कस किया है। अगर हम लोग राजकोषीय प्रबंधन की बात करें, तो इसमें मूल और मुद्रास्फीति कैसी रही है, संप्रभु क्रेडिट रैंकिंग कैसी रही है, कैसे हम निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की गई पहले है। तो अगर हम लोग देखें कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी पहल है, तो उसमें है PLI, उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना, निर्यात किए जाने वाले उत्पादों से करों और शुल्कों से छूट, कि हम लोग जो भी निर्यात करेंगे उसके उत्पादन में करों से छूट देंगे, उनको जो है बेनिफिट दिए जाएंगे। आवागमन ढांचे और डिजिटल पहल में सुधार करना है, कि मतलब डिजिटल पहल हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, और जो हमारा वाइस वर्सा हो रहा है उसमें भी हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया, प्याज के भंडारण की स्टॉक सीमा का निर्धारण किया गया, दालों के आयात पर प्रतिबंध कमी की गई है। तो ये सब कुछ ऐसे ऐसे काम थे कि जो मतलब गवर्नमेंट द्वारा किया गया, जिससे हम अपना यहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी ला सकें, ठीक। अगर संप्रभु क्रेडिट रेटिंग की बात करें, तो इसमें भी भारत के संप्रभु क्रेडिट रेटिंग से उसके आधारभूत तत्व प्रदर्शित नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। स्वास्थ्य की अगर बात करें, तो भारत के सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग पहले हम लोग देख लेते हैं कि बुनियादी ढांचे में कैसे ये अलग है, क्योंकि भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग बनाम VS बुनियादी आर्थिक ढांचा, तो भारत की स्थिति क्या है, अब तक कोई सॉवरेन डिफॉल्ट नहीं है, कि अभी तक क्या है, सॉवरेन डिफॉल्ट नहीं है। विदेशी मुद्रा कर्ज का स्तर अत्यंत कम रहा है, देश में पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है। ऐसा गवर्नमेंट मान रही है कि हमारी सॉवरेनिटी क्रेडिट रेटिंग जो है वो सक्षम है। आर्थिक समीक्षा में की गई अनुशंसा क्या है कि भारत की राजकोषीय नीति को सदैव देश में बुनियादी आर्थिक ढांचे के रूप में ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें उसमें चेंजेस करने ही पड़ेंगे। टाइम टू टाइम क्या है, चीज़ें बदलती हैं। और अब अगर बात करें स्वास्थ्य की,
तो स्वास्थ्य में अगर जो एक पॉलिसी आई थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका ऐप भी आया था। कोविड-19 कर्व कैसे बढ़ा था, कैसे गिरा था। अगर आप लोग कर्व की बात करें कि महामारी विज्ञान अनुसंधान ने जोर दिया था कि महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कर्व को समतल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। क्या कहा था कि कर्व को समतल करना ज़रूरी होगा? बीमारी के चरम पर संक्रमित व्यक्तियों की संख्या अधिकतम हो जाती है, जिसके बाद गिरावट आ जाती है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जिस तेज़ी से समुदाय में संक्रमण फैलता है, मान लीजिए कि ये संक्रमण फैलने की दर है, ये तेज़ी से फैल रहा है संक्रमण, और कर्व की बदलती है, ठीक है, उसके अनुसार कर्व भी बदलता है। अब आपको पता है कि जिस अगर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, घट रहा है तो घटेगा, ये ऐसे ही कर्व हमारा बनता है। तो फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि वो इस लाइन को पार कर जाता है, अपनी चरम सीमा को भी पार कर जाता है, ठीक है। तो इसको समतल होना चाहिए, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एक सीमा आएगी, जब संक्रमित व्यक्तियों की संख्या अधिकतम हो जाती है तो उसके बाद गिरावट आने लगती है। मतलब कितना ज़्यादा होगी, आप जिसने भी इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा वो इस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहा होगा। ये बढ़ा बढ़ा बढ़ा, लेकिन अगर ये इतना बढ़ जाए तो ये क्या होगा, एक ही स्टेज क्रॉस कर गया, लगने लगता है कि हाँ बुनियादी आवश्यकताएं क्या क्या रही हैं, जैसे कि उसके बाद ये था कि सतत विकास एवं जलवायु परिवर्तन, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो करंट में आके रिलेट होते रहेंगे। सामाजिक बुनियादी ढांचा, रोजगार और मानव विकास, विकास से कर्ज स्थायित्व कैसे किया जाएगा, कैसे इनोवेशन किया जाएगा, नवोन्मेष कैसे होगा, अनुसंधान एवं विकास, ये सब कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो करंट के साथ ही आपके अपडेट होंगे, क्योंकि जितना करंट में आता जाएगा उतना आपके लिए ये इम्पोर्टेंट होता जाएगा। ठीक है गाइस, राजकोषीय घाटा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ इकोनॉमिक सर्वे में। और जो करंट में आते जाएंगी पॉलिसी, जैसे आयुष्मान भारत हो गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो गई, ये सब हम लोग क्या करेंगे, ये सब हम लोग करंट में अपडेट करते जाएंगे, क्योंकि हमारी करंट की क्लासेस तो कंटिन्यूअस चल ही रही हैं। ठीक है, तो हम लोग अपनी क्लास यहीं पर रोकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नहीं अच्छा लगता है डिसलाइक करिएगा, क्यों नहीं अच्छा लगा कमेंट करिएगा, अच्छे बुरे जो भी हो, जिससे हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकें। ओके गाइस, थैंक यू।